नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमर साथ। आज बात डीलिस्टिंग पर हो रही सियासत की। भारत के संविधान में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति कहा गया है। जहां पर जाति शब्द आता है वहां उसका मतलब सीधा हिंदू धर्म से जुड़ जाता है, क्योंकि जातियां केवल हिंदू धर्म में ही होती हैं और जातियों के आधार पर भेदभाव, शोषण, पिछड़ापन रोकने भारतीय संविधान में जनजातियों को आरक्षण दिया गया। लेकिन कुछ आदिवासियों का धर्मांतरण कर दिया गया। बहुत से आदिवासी ईसाई बन गए, कुछ मुस्लिम भी बन गए। अब जिन आदिवासियों ने अपना धर्म बदल लिया है उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने यानी कि डीलिस्टिंग की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर देश भर में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डीलिस्टिंग की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि विधर्मी लोग जनजातीय समाज को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग दूसरे धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं उन्हें आदिवासियों के अधिकारों का लाभ नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डीलिस्टिंग की मांग का विरोध कर रहे हैं। भूपेश बघेल का कहना है कि आदिवासियों की अलग परंपरा और धर्म है, उन्हें किसी विशिष्ट धार्मिक पहचान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब आदिवासियों की एक विशिष्ट परंपरा है तो फिर वह हिंदू क्यों बदल रहे हैं, जहां ईसाई और मुसलमान क्यों बन रहे हैं। आपको बता दें कि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण के करीब 60% हिस्से पर ही यही धर्मांतरित आदिवासी काबिज हो चुके हैं, जो आदिवासियों के धर्मस्थल पर जाकर ना सिर्फ चर्च और मस्जिदों में भी जाते हैं, जो आदिवासियों के त्योहार तक नहीं मनाते। छत्तीसगढ़ में तो एक मुख्यमंत्री भी ईसाई होते हुए आदिवासी के नाम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए थे। सवाल यह है कि जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है वह आदिवासी कैसे हुए, और जब वह आदिवासी नहीं है तो उन्हें आदिवासियों को मिलने वाले संवैधानिक अधिकार क्यों मिलने चाहिए। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, जहां पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सबसे ज्यादा चर्चे बने, सबसे ज्यादा चर्च यदि बना है तो रमन सिंह की सरकार में बना है, और उस समय मौन थे। और आज जब नहीं हो रहा है तो हल्ला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं, या तो सांप्रदायिकता की बात करेंगे या धर्मांतरण की बात करेंगे, इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं। हमारी जो विशेषता है, हमारे जो देश की, हमारे आदिवासी समाज की, लगभग 12 करोड़ लोग हमारे पूरे देश भर में आदिवासी समाज के रहते हैं। और कहीं ना कहीं से आदिवासी समाज की जो हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को जिस तरीके से लोभ प्रलोभन के आधार पर उनको भ्रमित करने का काम, या फिर शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर उनको अवैध धर्मांतरण करने का काम वर्षों से चला आ रहा था, उसको लेकर के पूरे हमारे आदिवासी समाज ने इस रैली के माध्यम से राजधानी में, दिल्ली में आगाह किया कि हमारा जो संस्कृति है, विशेष शैली है, उसको किसी तरीके से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये आयोजन था। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा देते हैं। गंधर्व पांडे जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ विनय शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करूंगा अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत देखिए विनय जी आपके साथ, कि देखिए जब डीलिस्टिंग को लेकर कोर्ट तक ये कह चुका है, अगर मैं कोट करूं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कई बार यह कहा जा चुका है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं या फिर अपने धर्म संप्रदाय से अलग होकर हो चुके हैं, उन लोगों को आदिवासियों के हक का लाभ क्यों मिलना चाहिए। अगर उनका लाभ आदिवासियों को जो और पिछड़े क्षेत्र से आते हैं उन लोगों को मिलेगा, ना कि उनको कि जो पहले ही उस जो है जिस कारण से उनको आरक्षण का लाभ मिलता था या और लाभ मिलते थे वो छोड़ चुके हैं, तो क्यों उन्हें लाभ मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। देखिए, राजनीति होती है, लेकिन किसी भी समाज के लिए राजनीति करना बहुत बुरी बात है। राजनेता अपने अपने मतलब के लिए जरूर जाके
राजनीति करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। मुझे लगता है 2014 के बाद ही हमारे भारत देश में सारी समस्या पैदा हुई है। 2014 के बाद ही हिंदू मुस्लिम हुआ है, आदिवासियों को अपना हक नहीं मिला, एसटी एससी लोग को भी अपना हक नहीं मिल रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आपस में अलग अलग धर्मों को लड़ाने का काम करते हैं। अलग अलग जगह हर बात जब राजनीति होती है तो बराबर वो करते रहते हैं। मैं मानता हूं विनय जी 2014 के पहले आरक्षण आया था, 2014 के बाद आया? जी चौहान साहब, मैं पहले ही बता रहा हूं कि 2014 के बाद जो राजनीति चालू हुई है हमारे भारत देश में, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक परिचय है इन्हीं में शामिल है, जो हर वर्ग को हर वर्ग से लड़ाने का काम करते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हर जगह जा जाके ये राजनीति करते हैं अपने जात भेदभाव से। मुझे लगता है अगर राजनीति करना है तो जाति से उठकर सभी धर्मों को समान अधिकार और समान व्यवहार करनी चाहिए। नहीं, सभी धर्मों को करनी चाहिए, लेकिन सीधे तौर पर जब संविधान ही ये कहता है कि जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर मिलेगा, ना कि धर्म के आधार पर मिलेगा। जाति किस धर्म में होती है ये भी सबको पता है, और उसी को लेकर महान जो बातें कही जाती हैं कि देखिए बड़ा शोषण किया जाता था, बड़े अत्याचार किए जाते थे, जिसका आधार बनाते हुए आरक्षण को बनाया गया था। तो उस लाभ को कैसे दूसरे जो है उनमें बांटा जा सकता है जब संविधान कहता ही नहीं कि उनको लाभ मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, हम जिस विषय से बात कर रहे हैं, आदिवासियों का जो डीलिस्टिंग हो रहा है, उसका सबसे बड़े समस्या ये है कि जो आदिवासी बहुत गरीब हैं, जो गांव में रहते हैं, जो अपने सुख सुविधा से हर चीज से वंचित रहते हैं, उसको ईसाई धर्म हो चाहे और कोई वर्ग हो, उसको प्रलोभन देके वो अपने और खींचने का काम करते हैं। क्योंकि ये ग्रामीण एरिया के आदिवासी सीधे साधे होते हैं, और इसको आप थोड़ा सा भी लालच देके कि आपको हम ये देंगे, आपकी सुविधाओं को हम बिल्कुल पूरा करेंगे, आप हमारे समाज को आगे बढ़ाओ, ऐसे लोग समाज के लिए हानिकारक होते हैं। आदिवासी बहुत सीधे साधे होते हैं, जंगल में रहते हैं, और उनकी जो योग्यता है, उनकी जो पहचान है, वो केवल गांव में है। और जो आदिवासी इस दृष्टि से जो भ्रमित होकर अपना कन्वर्ट करते हैं, वो बहुत गलत बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको और बढ़ावा ना देती तो शायद मुझे लगता है ये धीरे धीरे कम रहता। लेकिन इन्होंने हिंदू मुस्लिम और आपस में जो लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद कर रही है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये सब है। चलिए गंधर्व जी, मैंने तो सुना था कि भारतीय जनता पार्टी के कई जो पहले नेता नहीं थे, जो कि अब भाजपा में हैं, वो तो घर वापसी कराते हैं, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। कहा जा रहा है कि आपने इसको बढ़ावा दिया, धर्मांतरण जैसी बात को। देखिए अभिनय जी, सर्वप्रथम सभी को नमस्कार, साथी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। आज का जो विषय है, विनय जी ने उसको भटकाने का प्रयास किया। डीलिस्टिंग की बात हो रही थी, वो चले गए धर्मांतरण पे। डीलिस्टिंग किसकी हो रही? जो धर्मांतरित लोग हैं, जो अब अपना मूल धर्म त्याग चुके हैं। अब आदिवासी का जो मूल धर्म है, जैसा कि माननीय न्यायालय ने बोला है सुप्रीम कोर्ट में, कि जन्म से कोई SC ST नहीं होता, वो जिस जीवन शैली को जी रहा है, उसकी जो रूढ़िवादी परंपरा है, देवी देवता है, रूढ़ी प्रथा है, वो सबको मानने वाला जो व्यक्ति रहेगा, उसको उसमें आदिवासी में माना जाएगा। तो विषय ये है। और रही धर्मांतरण की बात, तो 1962 से जशपुर में एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट चर्च बनना चालू हुआ। रायगढ़ से लेकर सब जगह कैसे वो आए, उस समय तो कांग्रेस का शासन काल था। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से आगे बढ़ के आज जो मुख्य विषय है उस पर बात करनी चाहिए। दूसरी ओर, जहां आज सरना पूजा की बात कर लीजिए, जितनी पूजा पद्धति है जो आदिवासियों में होती है, तो पूजा जो शब्द है, वो क्या पूजा शब्द आप देखेंगे तो क्या ईसाइयों में मिलेगा, क्या वो मुसलमानों में मिलेगा? ये केवल हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में ही पूजा शब्द का उपयोग किया जाता है। जहां वो बुढ़ादेव की पूजा करते हैं, वहां हम महादेव की पूजा करते हैं, और दोनों को एक ही रूप में सभी पूजते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो जो जीवन शैली होती है उसके आधार पर मिलना चाहिए। अभी एक आंकड़ा निकला, सामने आया कि जो ये धर्म परिवर्तित आदिवासी हैं, वो क्या करते हैं कि जो मूल आरक्षण का लाभ है
70 से 80% उसका लाभ ये जो कन्वर्टेड आदिवासी हैं वही लोग उठा रहे हैं, उन्हीं के बच्चे बार बार उठा रहे हैं। और वास्तविक जो आदिवासी जो जंगलों में रह रहे हैं, जिनका मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित है, जिनको अग्रणी भूमिका में लाने के लिए ये आरक्षण दिया गया था, वो आज भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो उसी का कारण है कि आदिवासी समाज इतनी बड़ी तादाद में वो दिल्ली गए, वहां पर समागम हुआ, वहां पर भी उन्होंने मांग रखी और माननीय विष्णुदेव साय जी ने भी इसका समर्थन किया। अब मैं कांग्रेस की इसकी सच्चाई बताता हूं। अभी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि डीलिस्टिंग ये सब एक राजनीतिक स्टंट है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कार्तिक उरांव जी, वो कांग्रेस के ही नेता थे, कार्तिक उरांव जी आदिवासी नेता, संसद में स्पष्ट कहा था कि आदिवासी अपनी संस्कृति और धर्म को छोड़ता है तो उसे आरक्षण की सूची से बाहर किया जाना चाहिए, और उसी मूल भावना को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। इसमें कहां तकलीफ आ रही है? और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय, चाहे आप केरल राज्य बनाम चंद्रमोहन केस 2004 में देखिए, अमिया विमल मिंज बनाम छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस देख लीजिए, या संविधान अनुच्छेद 341 बनाम 342, इसमें भी आप ये तीनों केसेस में देखेंगे तो ये चीजें स्पष्ट हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो धर्मांतरित हो चुके हैं, मतांतरित हो चुके हैं, उनको आदिवासियों का हक नहीं छीनना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और रही बात धर्मांतरण की, तो हम आज भी आग्रह करते हैं कि जो धर्मांतरण अगर किसी को लालच में, लोभ में, डर में, दबाव में दे करके किया गया है तो वो अपने मूल धर्म में वापस आए। हमारे स्वर्गीय नेता जुदेव जी ने घर वापसी अभियान चालू किया था, जो आज भी चालू है। आपके चरण धो करके आपको वापस अपने मूल संस्कृति, मूल धर्म, सनातन धर्म में आपकी वापसी कराई जाएगी। ठीक जी चंद्रशेखर जी, जिस तरह का ये विषय खड़ा हो गया है कि देखिए, एक तरफ डीलिस्टिंग को लेकर कानून भी जो कि अब जो है राज्य सरकार ले आई है कि अगर इस तरह कोई धर्मांतरण करता है या तो उसे पहले तो डीएम की परमिशन चाहिए, उसके बिना वो धर्मांतरण कर नहीं सकता, और अगर कर भी लेता है तो उसके अलग अलग प्रावधान जो कि कानून में निहित हैं। ऐसे में डीलिस्टिंग की बात सामने आना और डीलिस्टिंग पर भी ये हो जाना कि देखिए आप धर्मांतरण अगर करते हैं, आपके अलग पूजा पद्धति है, जबकि पूजा अपने आप में हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक शब्द है, तो क्या इस पर विवाद होना चाहिए? क्या ये ठीक है, नहीं है? कैसे देखते हैं चंद्रशेखर जी? हाँ विनय जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। आप ये देखिए, डीलिस्टिंग इसलिए होना जरूरी है कि आज है जो एक राजनीतिक पार्टी है भी, आज एक जागरूक कौन हुआ, आदिवासी समाज जागरूक हो गया है। आदिवासी समाज खुद चाहता है कि हमारे हक को क्यों छीना जा रहा है। जब भारत के संविधान में एक व्यवस्था थी कि पहले अनुसूचित जनजाति ही हिंदू धर्म से ही उनको आरक्षण का लाभ दिया जाता था, बाद में उस सिख समुदाय में और बौद्ध धर्मों में भी उनको शामिल किया गया कि उनमें भी जाति प्रथा होती है। लेकिन आज हो क्या रहा है कि ईसाइयत है, ये क्या कर रहे हैं, ईसाई संप्रदाय वाले क्या कर रहे हैं, लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी इस चीज को स्वीकारा कि उनकी गरीबी का फायदा उठाते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं, इलाज दे के नाम से देते हैं, ऐसे ही प्रलोभन दे के उनको धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, इसके लिए धर्म परिवर्तन आधिकारिक तौर पर कहीं भी वो नहीं करते हैं कि कलेक्टर से परमिशन लें, किसी से जो जिम्मेदार अधिकारी उनसे परमिशन ली नहीं जा रही है। लेकिन उनका रहन सहन, खान पान, उठना बैठना उनकी मूल संस्कृति से दूर कर दिया जा रहा है, जिसके पीछे सबसे बड़ा एक मात्र कारण रहता है लालच। आप ये देखिए कि एशिया की सबसे दूसरी बड़ी चर्च है जो छत्तीसगढ़ में, तो इससे साफ पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। वो आदिवासियों के गरीबी का फायदा उठा के, गरीबी और निरक्षरता का फायदा उठाकर उनको प्रलोभन दे रहा है। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर में संघर्ष चल रहा है, आप बिलासपुर में देख लीजिए, रायपुर में घटना देख लीजिए, दुर्ग में घटना देख लीजिए। अगर इनको करना है धर्म परिवर्तन तो चर्च में बुला के क्यों नहीं करवाते धर्म परिवर्तन? क्यों किसी एक कमरे में जाकर प्रार्थना का आयोजन करवाते हैं? प्रार्थना का आयोजन करें। क्यों ईसाई मसीह की स्कूलों में हिंदू बच्चों को बाइबिल की पुस्तकें दी जाती पढ़ने के लिए, रामायण गीता क्यों नहीं दी जाती? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आदिवासी समाज अब खुद जाग रहा है, जब उनको लग रहा है कि आदमी तो सामने वाला धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन फायदा उठा रहा है आदिवासी समाज का वो कि मैं मूल समाज का हूं, तो ये नहीं होना चाहिए। डीलिस्टिंग जरूरी है। इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए
कि अब जो भी लोग जो चर्च से जा रहे हैं, धर्म आप मानो, आप पूजा पद्धति मान रहे हो, तो आप लिखो ना भाई अपने धर्म में कि मैं क्या हूँ। धर्म के कॉलम में आप लिखिए मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, ठाकुर हूँ, बनिया हूँ, ST SC हूँ। जो आप लिखो ना भाई, आप ईसाई हो तो ईसाई लिखिए, आप वहां पे हिंदू लिखोगे फॉर्म में और काम करोगे आप ईसाइयत वाला। ये एक सबसे बड़ा कारण है, और इसके कारण आदिवासियों को जोड़ने का एक सबसे बड़ा कारण है कि उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है। जिनके बच्चे कन्वर्टेड होकर शहरों में बस गए हैं, उनको आसानी से शिक्षा मिल रही है, उच्च शिक्षा पा रहे हैं, वो आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं और ईसाई भी बने हुए हैं। तो बिल्कुल इसमें ये सबसे पहले तो चंद्रशेखर जी, इनकी विदेशी फंडिंग बिल्कुल की भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। और चंद्रशेखर जी, ये मेरा निजी अनुभव रहा है कि मेरे जो है बगल में एक निवास करने वाले, उनका अगर आप नाम पूछते तो पूरा उनका नाम हिंदू, और अगर आप उनका जो है सरनेम देखेंगे तो जो है उनका टाइटल आदिवासियों वाला टाइटल था। आप अगर उनको बाहर से देखेंगे तो आपको कहीं से ये समझ में नहीं आएगा कि वो आदिवासी हैं या फिर ईसाई हैं, लेकिन जब तक आप उनके घर जाकर नहीं देखेंगे तब तक आप उनको पता नहीं कर सकते थे कि वो ईसाई हैं। बड़े दिन बाद अब मुझे खुद पता चला था कि ये ईसाई पद्धति को फॉलो करते हैं, और जाने अनजाने में हो सकता है कभी ऐसी बात निकली हो, तो इसको लेकर तो एक चर्चा या विमर्श होना बहुत जरूरी है। विनय जी, जी। आपको नहीं लगता जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह मान लीजिए जिसके मूल में, या फिर अगर आप गरीबी को लेकर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, इससे ज्यादा की डीलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। उनकी पूजा पद्धति अलग है, पूजा पद्धति उनके पूरे के पूरे उनकी संस्कृति अलग है। संस्कृति और पूजा पद्धति, अगर आप पूजा की बात ही करते हैं तो वो हिंदू धर्म से निकली एक शाखा, आप उसको मान रहे हैं इसका मतलब। फिर भी आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए डीलिस्टिंग? देखिए, मैं फिर से आपको एक बात बताना चाहता हूं, किसी आस्था के साथ हमको किसी भी समाज के या किसी भी जात के ऊपर हमको आस्था रखना चाहिए, जो उसकी आस्था रहती है। हम जैसे हिंदू हैं तो हम पूजा करते हैं, ईसाई कुछ और करते हैं, मुसलमान कुछ और करते हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा है, मानने वाले तो केवल ऊपर वाले को मानते हैं। हम राजनीति करने लगे अगर जात पात पर, तो ये सबसे बड़ी बोलिए ना, डीलिस्टिंग करना चाहिए कि नहीं वो बताइए सर, आप गोल गोल मत घुमाइए। देखिए, मेरी बात को सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। मैं जो बात करना चाहता हूं, आप लोग के जैसा नहीं हूं कि हर जात को हम एक दूसरे से लड़ाते रहें। देखिए, जात जिस चीज की मुद्दा में जो बात हो रही है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। डीलिस्टिंग में डिबेट है, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए बैठा हुआ हूँ आपको बोलने तो दीजिए जो बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, बात पूरी करने दीजिए गंधर्व जी। आप ऐसे बीच बीच में टोकते रहेंगे, अपने हिसाब से चलते रहे तो बोलिए, मैं चुपचाप सुनता हूँ। बैठने का क्या काम मेरे को? मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं, राजनीति भारतीय जनता पार्टी केवल जात पात में करती है। हर समुदाय का अलग अलग विचारधारा रहता है, हर समुदाय का अलग अलग पूजा करने का तरीका रहता है। हम उसको, हिंदू है तो पूजा करते हैं, मुसलमान है तो हम सलाम करते हैं, ये सब चीज में नहीं जाना चाहिए। ये राजनीतिक जात पात में भी नहीं होना चाहिए। अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो पूरे समूह को लेके चलना चाहिए। रही बात डीलिस्टिंग का, मैं मानता हूं डीलिस्टिंग करना चाहिए। जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको बराबर उनके समाज से निकाल देना चाहिए। इस चीज के लिए मैं भी सहमत हूं, लेकिन राजनीति नहीं करना चाहिए, उसको बोलना भी नहीं चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। गंधर्व जी, ये तो विन विन सिचुएशन हो गई। विनय जी ने अभी समर्थन तो कर ही दिया है कि देखिए बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यहां ये है कि जिस धर्मांतरण के मूल में, जिस धर्मांतरण की जड़ में गरीबी है और प्रलोभन की बात इससे पहले विनय जी ने ही कही थी कि प्रलोभन देकर, छोटी मोटी चीज का प्रलोभन देकर जिसका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, मतलब उसके वो संस्कार अपने त्यागने के लिए तैयार हो जाता है, जो संस्कार उसे अपने माता पिता या दादा दादी से मिले थे। तो आपको नहीं लगता उस पर ज्यादा विचार होना चाहिए? डीलिस्टिंग आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और होनी चाहिए, लेकिन जिस जो है चीज के या फिर धर्मांतरण के मूल में गरीबी है, गरीबी पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। देखिए, सर्वांगीण विकास एक शब्द है, उसके साथ हमारी विचारधारा भी है। तो सभी दिशाओं में विकास किया जा रहा है। जहां आज लोगों ने कभी टीवी नहीं देखा था, स्क्रीन नहीं देखा था, आज वहां पर 5000 मोबाइल टावर लगा दिए गए हैं। अच्छा। जहां अबू झामर जैसे जंगलों में आप जाएंगे, जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं थी,
वहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी मूलभूत सुविधाओं की योजनाएं उनको पहुंचाया जा रहा है। अब पूर्व की जो बातें थी उसको लेकर के विनय जी का तर्क यह है कि उस कारण धर्मांतरण हो गया, मतांतरण हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा नहीं, चलिए मतांतरण उन्होंने समर्थन कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया कि मेरा मत यह है कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए, जो लोग छोड़कर चले गए उनको हटना चाहिए, सीधी से बात है। उन्होंने अपना मत क्लियर कर दिया। वो एक पार्टी की तरफ से प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, तो उनका जो पॉइंट है वो पार्टी का भी जो पॉइंट है। आप यहां ये बताइए कि सर्वांगीण विकास की आपने बात करी, 80 करोड़ लोगों को अनाज कितने सालों से दे रहे हैं? कोरोना काल से दे रहे हैं। कोरोना काल को कितना समय हो गया? अब तक आप 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, और तब से आपने उन 80 करोड़ लोगों को इतना काबिल नहीं बना पाया कि आपको उनको फ्री में राशन देना पड़ रहा है। मतलब खाने पीने लायक भी आपने उनको नहीं बना पाया, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। देखिए, आपको अगर सर्वांगीण विकास की बात इसलिए की जा रही है, आप अगर इस डिबेट के माध्यम से बताना चाहूंगा, देश में साल भर में जो बजट आता है उसमें 9 लाख करोड़ से अधिक का हम मूलभूत सुविधाएं और जनता को विभिन्न माध्यमों से फ्री में चीजें देते हैं, जिसमें किसानों को सम्मान निधि दी जाती है, जिसमें 80 करोड़ परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके जीवन शैली को सुधारने का काम किया जा रहा है। निरंतर प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जनधन खातों के माध्यम से दिया जा रहा है, नल जल योजना के माध्यम से पूरे देश में जगह जगह नल लगाए जा रहे हैं। और इसी का उदाहरण छत्तीसगढ़ में भी बताना चाहूंगा, 16 लाख से अधिक आवास हमारी सरकार आने के बाद दिया गया है, और विभिन्न जितने आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार दिया जाता है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि उनको धीरे धीरे विकास के पटरी में आगे लाया जाए, उनको मूलभूत सुविधाएं जो हमारा संविधान बात करता है, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, उन सब चीजों के लिए सरकार प्रयासरत है। आपकी सारी बातें मैंने मान ली, आपने जो कहा वो मैंने मान लिया, लेकिन एक तरफ जहां आपकी सरकार ये कहती है कि हम 80, और इस बात को बड़े प्राउडली कहा जाता है, इसको छाती ठोक कर कहा जाता है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में हर महीने अनाज देते हैं, 4-5 साल हो गए उस बात को। और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि 25 से 26 करोड़ लोगों को हम गरीबी से बाहर निकाल लिए। तो उन जो है गरीबी से बाहर निकाल लिए गए लोगों को या तो आप सिंगल आउट कीजिए। आप कब तक ये वजन बढ़ाते चले जाएंगे? मतलब 80 करोड़ लोगों को आप एक जो है अनुमान लगाएंगे कितना अनाज आप फ्री में दे चुके हैं? मतलब उन लोगों को आप फ्री में कब तक फ्री की आदत डाले रहेंगे? देखिए, जहां तक आवश्यकता है सब जगह पर जो हमारी इसमें स्कीम्स चल रही हैं, तो जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं, उसमें कई लोग अपने उसके माध्यम से अपने घरों में राशन प्राप्त करते हैं, तो उनकी वो एक आधारशिला बन गई। अब घर में हर किसी के परिवार में किसी में 4 है, किसी में 8 है, तो जहां जब तक आवश्यकता होगी उसको प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके साथ ही जो आज का मूलभूत विषय है डीलिस्टिंग का, उसमें विनय जी ने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस पार्टी चाहती है डीलिस्टिंग हो, तो हमारा भी पक्ष यही है कि डीलिस्टिंग हो, और जितनी विकास की योजनाएं हैं वो निरंतर चलती रहेंगी। अब नहीं, जो हर समझदार व्यक्ति और जो थोड़ा बहुत इस बात पर थोड़ा बहुत भी सजग है, वो यही कहेगा कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए। हालांकि इस बात का मुझे अब भी जवाब नहीं मिला। विनय जी, आखिरी सवाल आपके साथ कि देखिए, जिस तरह कई बातें कही गई, लेकिन जो मैं गरीबी को लेकर बात मैंने कही कि जिसके मूल में ही गरीबी है, जिस प्रलोभन की बात कही जाती है, मतलब ये एक मजाक उड़ाया जाता है कि 2 बोरी चावल के लिए लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं। ऐसे में क्या फोकस नहीं होना चाहिए उस पर? डीलिस्टिंग तक ही हम रह जाएंगे क्या? नहीं, देखिए, ये सब सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार तो हमारी जो छत्तीसगढ़ की है और केंद्र की सरकार है, छत्तीसगढ़ में 10,000 शिक्षा का जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं। वो आदिवासियों को जागरूकता करने की जरूरत है, उनको ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है जो उनके हक का हो। हम उसको प्रलोभन देके, उसको राजनीतिक उपयोग करके अगर हम उनसे वोट की ही बात करें तो ये गलत है। प्रलोभन देना बंद करके उनकी व्यक्तिगत जो उनकी समस्या है उनको समाधान करने की जरूरत है, जागरूकता लाने की जरूरत है, शिक्षा का स्तर को ऊपर लाने की जरूरत है। हम शिक्षा के स्तर को नीचे लेके जा रहे हैं। शिक्षा की विनय जी, अभी वर्तमान में अगर हम शिक्षा की बात ना ही करें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम उस पर आए तो हो सकता है ये डिबेट 1-1.5 घंटे की और जाएगी,
क्योंकि जिस तरह का गुड़गोबर इनके सरकार के मंत्री शिक्षा विभाग को लेकर कर रहे हैं, उसको लेकर मैं नहीं चाहता कि अभी जिस विषय पर हम चर्चा करने बैठे हैं वो और लंबी चर्चा खिंचे। इसी के साथ विनय जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। गंधर्व जी बहुत शुक्रिया, चंद्रशेखर जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डीलिस्टिंग को लेकर दोनों ही पक्ष यूं तो राजी हैं कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए मांग तो उठती ही रहती है कि क्यों होना चाहिए, कैसे होने चाहिए, सवाल तो बने ही रहते हैं। इसी के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।